221 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। अब दोस्तों हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की प्रॉपर अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। ओके, मैं आपको 2 अंकी वाले महत्व से, 3 अंकी वाले महत्व से और आपके 4 अंकी वाले महत्व से सब आपको कवर कराऊंगा, वस्तुनिष्ठ कवर कराऊंगा और बिल्कुल कम समय 1 से 2 ही दिन है हमारे पास तैयारी के लिए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आपको वीडियो दे दूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज है, एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर आपको क्या सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। जितने क्वेश्चन बताऊँ अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी जैसे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका, बिजनेस स्टडीज का पेपर हो चुका है। ओके, जो मैंने आपको 2 दिन की कम समय में मिलता है, फिर भी मैं आपको पूरा तरीके से इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट बताते उसी में से आप पूरा क्वेश्चन देखने को मिला है। ओके, इसलिए आपको जो क्वेश्चन बताऊं अच्छे से आपको तैयार करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले, ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज निकालने की गुणनफल विधि का वर्णन कीजिए। आहरण पर अगर मैं ब्याज निकालना है तो उसकी गुणनफल विधि उसको बताना है। शॉर्ट में 2 नंबर में है तो मैं फॉर्मूला आपसे बनना चाहिए, फॉर्मूला लिख देते तो भी आपको नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम आहरण की तिथि किसे हिसाब से की तिथि तक, आहरण की तिथि से हिसाब की तिथि तक, आहरण की तिथि से हिसाब की तिथि तक माह की संख्या ज्ञात करते हैं, कितने माह है, और फिर आहरण की राशि से गुणा कर गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होता है हमारा ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणे ब्याज दर बटे हो जाएगा आपका 12 गुणे 100। तो ये आपको तैयार कर लेना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा साझेदारी संलेखक से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है और बहुत हाई चांस है आने के। साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से साझेदारों द्वारा किए गए परस्पर समझौते द्वारा तय की गई शर्तों को ही साझेदार संलेख कहते हैं। इसमें और से आप समझिएगा, साझेदारी संलेख यानी होता है नियमावली, समझ लीजिए, संलेख यानी आप मान के चले नियमावली। ओके, साझेदारी के जिसमें नियम वगैरह लिखे रहते हैं, ओके, नियम शर्तें लिखी रहती हैं, वो ये साझेदारी संलेख। जब भी दोस्तों कोई व्यवसाय स्टार्ट होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। ओके, तो वो पहले नियम बनाते हैं कि भैया आप जब व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो जितने लोग व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, 4 लोगों ने मिलकर व्यवसाय स्टार्ट किया, कोई ज़्यादा पैसे देता है, कोई कम पैसे देता है। ओके, कोई ज़्यादा पूंजी लगाता है, कोई कम पूंजी लगाता है। उसी हिसाब से शर्तें डिसाइड हो जाती है कि तुमने अपना इस व्यवसाय में 50% पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी तुम्हें क्या है 50% मिलेगा। इसने 20% लगाया तो 20% से प्रॉफिट मिलेगा। और भी विभिन्न प्रकार की कई प्रकार के नियम शर्तें बनाई जाती हैं। व्यवसाय स्टार्ट करते समय हम जब कहें जो शर्तें नियम बनाते हैं, उसे ही दोस्तों हम क्या है जो साझेदार के नियम शर्तें बनाते हैं, वही हमारा क्या है साझेदारी संलेख है। लिखना किस तरीके से है, साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से साझे द्वारा किए गए परस्पर जो समझौता होता है उसमें तय की गई शर्तें को ही हम क्या कहते हैं साझेदारी संलेख कहते हैं। यह लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले आपसी विवादों के निपटारे के लिए लिखित होना अधिक उपयुक्त होगा। मतलब हम क्या है लिखित तो मौखिक दोनों हो सकता है ये नियम शर्त है, लेकिन लिखित सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोर्ट में अगर केस वगैरह भी होता है तो लिखित बातें ज़्यादा मानी जाती हैं। ओके, अगर कहने में क्या है, कहने में हमने आपसे अभी कुछ कह दिया, बाद में हम जाके पलट जाएं। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, तो कहने वाले व्यक्ति क्या पलट भी सकता है, लेकिन लिखने में आपको क्या है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। ओके, तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, अवकाश ग्रहण करना है जैसे हम बात करते हैं तो हिसाब संबंधी आपकी 2 समस्या बतानी है। तो अवकाश ग्रहण करना मतलब यानी वो जैसे 3 लोगों ने 4 लोगों ने व्यवसाय चलाए हैं, चारों लोग बराबरी से व्यवसाय कर रहे हैं। अब उनमें एक व्यक्ति है वो चाहता है कि व्यवसाय को छोड़ना चाहता है या बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो वो सोचा कि भैया अब इस व्यवसाय को नहीं कर पाएंगे, हम तो निकल रहे हैं इस व्यवसाय से। ओके, तो अब वो 4 लोगों में से क्या है 3 लोग तो रह जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति निकल जाता है। अब जो व्यक्ति गया है उसने कुछ ना कुछ तो उसका प्रॉफिट होगा, कुछ भी तो होगा। ओके, इसे कितना पैसा दे दिया जाए, तो इससे क्या समस्या आती है। तो ये समस्या आती है कि निवृत्ति अवकाश साझेदार को फर्म द्वारा दी गई राशि का निर्धारण। सबसे पहले यही समस्या आती है भैया उसे कितनी राशि उसके हिस्से में बैठ रही है, उसके हिस्से में कितनी राशि बैठ रही है उसको देना है। और अवकाश प्राप्त साझी की राशि भुगतान की विधि, और साथ ही उसे इतना पैसा देना, मान लीजिए उसे 5 करोड़ रुपए देने हैं, तो किस तरीके से देना है, क्या विधि होनी चाहिए, वो भी यहाँ डिसाइड किया जाता है। साझेदार की निवृत्ति से क्या समझते हैं, साझेदार की निवृत्ति यानी व्यवसाय में जो साझेदार है उसमें साझेदार का एक अलग होना। तो इससे क्या मतलब होता है, तो जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म को अपना संबंध विच्छेद करने का निश्चय करे तो ऐसी स्थिति को साझेदार का निवृत्ति या साझेदार का अवकाश कहते हैं। सिंपल है। ओके, 4 लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति क्या है बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, या बूढ़ा हो चुका है। ओके, अब वो व्यवसाय नहीं करना चाहता तो वो क्या है या फिर नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, तो उस व्यवसाय को छोड़कर वो अपना क्या अलग हो रहा है। अब जो अलग हो रहा है तो इसी क्या है साझेदारी की निवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अभी आपका एपिसोड 25 में आ चुका था। ओके,
ओके, अब जैसे आ चुके हैं तो आपको उनको कम पढ़ना है, मतलब नॉर्मल बस पढ़ के रखिए, समझ के रखिएगा। ओके, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये अभी 2025 में क्वेश्चन आया, तो 2026 में आने के कम चांस। ओके, क्योंकि बस आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना है, और जो नहीं आए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। साझेदारी के समापन और साझेदारी के फर्म के इस समापन से क्या है? साझेदारी के समापन और साझेदार के समापन। ओके, साझेदारी फर्म का समापन, साझेदारी फर्म का समापन, साझेदारी के समापन, थोड़ा डिफरेंस आपको बताना है, थोड़ी समझिएगा, बिल्कुल आसान रहने वाला है। पहले साझेदारी का समापन, समापन यानी खत्म हो जाना, साझेदारी खत्म हो जाना। तो इसमें क्या होता है, चार लोग जैसे व्यवसाय कर रहे हैं और एक व्यक्ति सोचता है कि अब भैया हमें नहीं करना है, ओके, वृद्ध हो चुका है, बीमार हो चुका है, या अन्य कारणों से, ओके, या नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, वो कहता है कि ये वाला व्यवसाय मैं छोड़ रहा हूँ, अब मुझे नहीं करना आप, ओके। तो चार लोगों में से एक व्यक्ति क्या, वो बाहर जा रहा है, तो ओके, एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, किसका विघटन हुआ? पूरा व्यवसाय बंद नहीं होगा, कंपनी बंद नहीं हो गई, उसमें से एक व्यक्ति चला गया, बाकी जो तीन है वो तो व्यवसाय चला ही रहे हैं। तो ये हो रहा है साझेदारी का समापन, ये हो रहा है जो मैंने अभी बातें बताई, ये है साझेदारी का समापन। अब साझेदारी फर्म का समापन किस प्रकार से? फर्म यानी कंपनी, पूरी कंपनी का समापन हो जाएगा। ये कब होता है? चारों व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति डिसाइड कर लेते हैं अब ये कंपनी हमें नहीं चलानी है, चार लोग क्या है अब अपना अपना पैसा लेकर निकल लेते हैं। ओके, अब कोई बचता ही नहीं कंपनी चलाने वाला, कोई है ही नहीं वहाँ लीडर। ओके, सब लीडर चले गए, तो क्या वो पूरा क्या है, वो कंपनी समाप्त हो जाती है। यही कहलाता है साझेदारी फर्म का समापन, बिल्कुल इतना सिंपल रहता है। ओके, तो इसमें एक या साझेदारी का समापन क्या है, इसमें एक दो या दो साझेदार ही फर्म से अलग होते हैं, व्यापार समाप्त नहीं होता, जो व्यापार होता है वो समाप्त नहीं होता, केवल एक या दो व्यक्ति अलग हो जाते हैं साझेदारी से। और साझेदारी फर्म के समापन में क्या होता है कि सभी साझेदार, जितने भी साझेदार हैं, 2 4 10 जितने भी साझेदार हैं, वो आपसी संबंध के बनाते हैं, आपसी संबंध से क्या है समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और पूरा व्यवसाय समाप्त हो जाता है। साझेदारी के समापन के लिए फर्म का समापन होना आवश्यक नहीं है। ओके, जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति एक दो व्यक्ति जा रहा है तो पूरा कंपनी बंद किया जाए। ओके, ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्म का समापन हो गया, फर्म का समापन हो गया तो साझेदारी तो अपने आप समाप्त हो ही जाएगी। ओके, तो ये होता है अंतर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता में आपको अंतर बताना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? यह खाता नए साझेदारों के प्रवेश या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर बनाया जाता है। जबकि वसूली खाता होता है, यह खाता साझेदारी फर्म के समापन में तैयार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता यह खाता फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप मूल्यों की कमी या वृद्धि को लेखा करने हेतु बनाया जाता है। लेकिन जो वसूली खाता होता है, यह खाता संपत्तियों एवं दायित्व के लेखों को अंतिम रूप में बंद करने के लिए बनाया जाता है। अब जैसे आप एग्जाम में आ जाए वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल आ सकता है पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं, इस पर से क्वेश्चन आया। तो अब मैंने आपको अलग से क्वेश्चन नहीं बताया पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, तो आपने जो पॉइंटों में आपको जो बातें बताई हैं वो आप लिख देते तो भी आपको नंबर वहाँ मिल जाएंगे। वही बात है, वसूली खाते बारे पूछा तो ये आपको याद रखना, इससे यही फायदा, अंतर याद करते हैं तो दोनों टॉपिक में क्या है हर प्रकार के पॉइंट याद हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है और ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड दोस्तों करने वाला है। ये तो मतलब शॉर्ट तालिका वाले जितनी क्वेश्चन आपको पता है, तालिका वाले क्वेश्चन तो आपका आने ही आना है, ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं ओके तालिका नहीं भी करते हैं तो आप फुल स्कोर कर जाएंगे। अगर आपको क्या है अकाउंटेंसी के पेपर में 80 में 80 स्कोर करना है तो आपसे सब बनना चाहिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन और आपके ये जनरल एंट्रीज वाले, ये तो आपकी तालिका बनाने वाले। और तालिका वाला जैसे कि अगर आपने क्या शुरू से समझा है ओके, अगर आपने शुरू से अपने स्कूल के टीचर से या कोचिंग के टीचर से कहीं से अगर पढ़ रहे हैं आप तो आपसे आसानी से कर ले जाएगा, बहुत सिंपल रहता है, पैटर्न पर चलता है। ओके, तो एक बार आपको अच्छे समझ के रखना है। बाकी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, किस टाइप के आपको पढ़ के रखना है। ओके, शॉर्ट टाइम में किस टाइप से, लॉन्ग टाइम में किस टाइप, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मेहता एंड कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 समता अंशों का निर्गत किया है। इनकी संपूर्ण राशि आवेदन के साथ आना चाहिए। सभी अंश जनता द्वारा किए गए हैं। वांछित संपूर्ण राशि कंपनी को प्राप्त हुई। कंपनी की पुस्तकों की आवश्यक पंजीकरण कीजिए। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है, तो इनको आपको है प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। ओके, लेकिन आपको अपने हिसाब से आपको है तैयार जरूर कर लीजिएगा। मैं केवल आपको हिंट कर दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको तैयार करना है। ओके, अंशों का हरण और अंशों के समर्पण में आपको दो अंतर बताने हैं। तो अंशों के हरण और समर्पण में क्या अंतर होता है? हरण यानी छीन लेना, हरण यानी खनन कर लिया, छीन लेना। समर्पण यानी अपने से स्वेच्छा अनुसार दे देना। अंश होते हैं जो शेयर होते हैं, अगर हमसे जबरदस्ती ले लिए जा रहे हैं ओके तो अंशों का हरण, और हम अपने से मन की इच्छा के अनुसार क्या है अंश दे रहे हैं तो अंश का समर्पण कहलाएगा। ओके, तो शब्दों के अर्थ से आपको यह बात को समझना है। तो अंशों का हरण कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, यानी कंपनी द्वारा किया जाता है। जो अंशों का हरण किया जाएगा वो कंपनी आपसे कर लेती है। ओके, फिर अंशों का समर्पण क्या है? अंशधारी, जो स्वेच्छा से कर रहा तो अंशधारी द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। अंशों का हरण आवंटन या याचना राशि के भुगतान के अभाव पर किया जाता है, यानी आपको जितनी राशि चुकानी है वो नहीं चुका पा रहे तो आपके अंश ले लिए जाएंगे। अंशों का समर्पण के कारण याचना व आवंटन का भुगतान नहीं होता है। ओके, अंशों का समर्पण इच्छा से किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमें जो पैसे देने ही है तभी हम अंशों का समर्पण करें, तो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण अंशों के लक्षण या विशेषताएं लिखिए।
जो साधारण अंश है, समतांश कहा जाए, साधारण अंश कहा, एक ही बात रहने वाली है। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। तो समतांश कहा जाए, साधारण अंश का एक ही बात रहने वाली है। लक्षण कहा जाए, विशेषता कहा, तो भी एक ही बात रहने वाली है। बाजार में इनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं तथा इन पर लाभांश दूसरे प्रकार के अंशों के बाद दिया जाता है और ये प्राय कम मूल्य के होते हैं तथा इनके धारण कंपनी के प्रबंध कार्य में लेते हैं। कंपनी से क्या होता है, कंपनी क्या कहलाता है? तो कंपनी व्यक्तियों का एक वैधानिक संघ है जिसका निर्माण किसी लाभदायक व्यवसाय के संचालन हेतु किया जाता है। यह वैधानिक दृष्टि से एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना पृथक नाम, अपने सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। तो सिंपल आप समझ गए कंपनी क्या होती है। एक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक समूह होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है तो कोई 2-3-4 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, ओके, साझेदारी करते हैं। तो एक ऐच्छिक समूह होता है। और क्यों करते हैं? जो कंपनी क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय कर रहा है क्यों करना चाहता है? प्रॉफिट, लाभ के उद्देश्य के करना चाहता है, ओके। तो वही बताया जा रहा है। और कंपनी क्या है? कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि जिसका बिल्कुल एक अलग नाम होता है उसका, ओके। इसमें जो अलग सदस्यों का जो पृथक अपना अस्तित्व होता है, इनके सदस्यों का दायित्व प्राय सीमित होता है। इसके सार मुद्रा होती है, इसकी पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है जिन्हें हम क्या अंश कहा जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आ रहा पंजी यूनिवर्सिटी वाला कि प्रियांश लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 50,000 समतांश जनता में निर्मित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक जर्नलिस्टिक कीजिए, इससे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अति अभिदान क्या है, समझाइए। तो अति अभिदान के अति यानी होता ज़्यादा, अति यानी ज़्यादा, अभिदान, अभी से आप समझिए अंश, अभी से मान लीजिए अंश, दानों करना, यानी ज़्यादा क्या है, अंशों का दान होने लगा है। इसका मतलब है कि कंपनी को जितना चाहिए उस, जैसे कंपनी को क्या है 100 लोग चाहिए कि 100 लोग कंपनी चाहती है 100 व्यक्ति मिल जाए, हमें 5-5 रुपये, मुझे 500 रुपये चाहिए है तो 5-5 रुपये मुझे 100 लोग दे दें। लेकिन अगर 1000 लोग आ जाए देने पैसे, ओके, तो ये कहलाता है अभिधान। इसी बार से कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अंशों का निगमित करती है। जबकि कभी कंपनी को जो लगता है कि पैसे की जरूरत है मुझे 50,000, तो वो क्या है, आपने देखा होगा जैसे आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो आप वहाँ से शेयर ले सकते हैं कंपनी, क्योंकि कंपनी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जितने अंशों का निर्मित करती है उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी कहती है मुझे 100 शेयर बेचना है, 100 शेयर देना है, लेकिन आ जाते हैं 500 लोगों के 500 शेयर लेने के लिए। इस स्थिति को क्या हम कहते हैं, अभिदान कहते हैं। इस स्थिति में संचालक मंडल केवल उतने ही अंशों का आवंटन करता है जितने अंश निगमित किए गए स्थापित हुए हैं। इसमें फिर क्या है, लकी ड्रॉ टाइप का हो जाता है, ओके। जैसे 100 लोग, 500 लोग आ गए, चाहिए 100 ही लोग हैं तो 100 लोग को रैंडमली ले लिया जाता है, ओके, जिससे अंश निगमित के लिए प्रस्तावित है। अतः संचालक मंडल की सभा में आवंटन संबंधित निश्चित किए गए नियमों के आधार पर ही अंशों का आवंटन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों भी आपको क्या करना है, जनरल एंट्री तैयार करनी है। जो क्वेश्चन बताऊँ तैयार करके रखिएगा, ओके। हो सकता है जैसे एजिटिस क्वेश्चन है, इसमें देखिए एजिटिस कोई नहीं आपको बता सकता, आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप मान के नहीं चले कि जो हमने पढ़ा वही आएगा, लेकिन टाइप यही रहेगा, दीप शिखा की जगह लल्लू लाल लिख कर आ जाए, मतलब कुछ भी नाम बदल सकता है, ओके। यहाँ आपको राशि बदल सकती है, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वही तो आपको चलता है, ओके। तो वो मैंने आपसे वो बनना चाहिए इस प्रकार से। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, पंजी प्रविष्टि करने वाला अच्छे सीख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखें ऋण पत्र क्या है और रजिस्टर्ड ऋण पत्र को समझाइए। ऋण पत्र क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताऊं प्योर इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप लोग याद होने चाहिए। ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के प्रमाण स्वरूप ऋणदाता को दिया गया एक प्रमाण पत्र होता है जिस पर कंपनी की सार मुद्दा अंकित होती है और तथा ऐसे ऋण पत्र पर पूर्व निश्चित दर से कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है, ओके। तो ऋण पत्र, ओके, यानी हम क्या जब कंपनी को ऋण देते हैं तो हमें क्या है कंपनी को दे दी कि हाँ ये आपसे ऋण लिया है, और उसमें क्या है कंपनी का सील थप्पा भी लगा रहता है, ये बताया जा रहा है। और एक निश्चित दर पर पूर्व से पहले से निर्धारित की जाती है इतनी दर पर आपको क्या ब्याज मिलेगा, वो कंपनी देती है। रजिस्टर्ड ऋण पत्र से समझाइए। तो ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम पता कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है, नहीं रजिस्टर्ड ऋण पत्र यानी जिनका नाम, ऐसे ऋण पत्र जिनका नाम क्या है, जिनके धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में क्या लिखा रहता है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाता है। ब्याज का भुगतान केवल रजिस्टर धारकों ही किया जाता है। जो ब्याज दिया जाता है जो एकदम रजिस्टर में लिखे हुए हैं उन्हीं को क्या है ब्याज दिया जाता है। अभी हमने समझा ऋण पत्र, और फिर यहाँ भी समझ लीजिए रजिस्टर्ड ऋण पत्र, पढ़ के रखिएगा, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कम समय है, क्योंकि कम समय में आप क्या करें, बस प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल होगा तो अपने हिसाब से आप क्या है 2 अंकी 3 अंकी वाली 4 अंकी वाली माध्यम पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे, और उसके साथ बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। कम समय तो बार बार आपके पीडीएफ मटेरियल तो आप तैयार तो कर ही लेंगे क्वेश्चन, इसके साथ रिवीजन भी कर पाएंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा तो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, और वहाँ से दोस्तों आपके अकाउंटेंसी कोर्स लेना है। नाम मात्र की फीस में आपको अकाउंटेंसी कोर्स मिल जाएगा, ओके।
और कम समय रह गया है तो मैंने आपको क्या है डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। आपको क्या है कूपन कोड अप्लाई करना है। कोर्स लेते समय आपको अकाउंट 80 लिखिएगा कूपन कोड में, तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही फीस बहुत कम है ओके, और आपको 100 रुपये डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको अकाउंटेंसी का मटेरियल मिल जाएगा ओके। तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और पूरा फ्रीडम रहेगा। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। लेखांकन अनुपात की सीमाएं कोई दो आपको बताना, ये भी आपका एमपीबोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन था। उचित प्रमाणों का भाव, दिखावटीपन, ये है आपके लेखांकन अनुपात की सीमाएं, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। लेखांकन अनुपात क्या होता है? तो वित्तीय विवरण में से लिए गए 2 या 2 से अधिक मदों के बीच जब संख्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है तो वह अनुपात लेखांकन अनुपात कहलाता है। लेखांकन अनुपात लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा और या अन्य लेखांकन विवरणों में से किए समंकों के मध्य महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है कोष प्रवाह विवरण का अंशधारियों का क्या महत्व, तो इसे भी आपको देख लीजिएगा कि अंशधारी का कोष प्रवाह विवरण से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो अंशधारी कोष प्रवाह विवरण से निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले संस्था के वित्त प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो संस्था में उनका हित सुरक्षित है या नहीं है, या लाभांश लाभों में दिया जा रहा है, या अन्य किसी साधन से संस्था के ऋण पर बोझ बढ़ तो नहीं रहा है, तो ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत रोकड़ के प्रमुख आपको उपयोग बताने हैं, तो इसे भी आपको तय करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 2025 में आया था, तो ये भी आपको क्या है इस टाइप का आपको पढ़ के रखिएगा। तो इसे क्या है नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। जो अमन और अंकित एक फर्म के क्रमशः 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अमन को फर्म में 18,000 का ऋण 1 जुलाई 2016 को दिया गया। साझेदारी संलेख के ऋण पर ब्याज के संबंध में मौन है। फर्म की पुस्तकें 30 दिसंबर 2016 को बंद हो गई है। अमन को फर्म द्वारा देय ब्याज की गणना, तो देय ब्याज की गणना किस प्रकार से होनी है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साझेदारी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो 2 या 2 साझेदारी क्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसी संगठन है जो व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए एकत्र हुए हैं। वह सभी या उनमें से कोई एक व्यापार का संचालन कर सकता है, एक लीडर बन सकता है ओके। साझेदार की मृत्यु के समय कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या समस्या होती है? पहले साझेदार को देय राशि की गणना कि साझेदार जो व्यक्ति मृत्यु जो हमारा साझेदार है ओके, वो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको कितनी राशि हमें देनी थी, उसकी गणना की जाती है। फिर उसका ये डिसाइड करना कि वो पैसे, अब तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका जो उत्तराधिकारी को पहचानना, उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, यानी किससे हमें पैसा देना है उसका निर्धारण कंपनी को करना पड़ता है। ये भी क्या एक समस्या है ओके। नेक्स्ट है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति राशि में से ख्याति खाता अपलब्ध करने की पुष्टि कीजिए, यानी थोड़ा आपको फॉर्मेट बताना है, तो ये फॉर्मेट रहने वाला है। फर्म के समापन या विघटन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फर्म के समापन या विघटन पर कौन कौन से खाते, वसूली खाता, साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का ऋण खाता और रोकड़ खाता, ये खाता खोले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कवर किए 2 अंक वाले महत्व क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि इतना बस पढ़ लिया तो हो जाएगा, अभी और क्वेश्चन मुझे आपको बताऊंगा। पार्ट 2 वाली वीडियो आएगी, पार्ट 3 वाली वीडियो आएगी, फिर 3 अंक की कवर कराना, 4 अंक वाले। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो क्वेश्चन बताते जाऊँ तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि हाई चांस है जो मैं आपको बता रहा हूँ प्योर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपको कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप क्या है अकाउंट सब्जेक्ट का प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो अकाउंट कोड जरूर ले लीजिएगा। अकाउंट 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई तो डाउट आता है कारण उसे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।